Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 19 अप्रैल 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी TNA का PDF चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को PDF लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे अपने आप चैनल ओपन होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इस प्रकार से आपको चैनल नहीं मिलता है तो एक और सिंपल सा प्रोसेस है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने इस प्रकार से ये 3 चैनल निकल कर आएंगे। जाकर तीनों को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर के वीडियो का PDF और हमारे लेक्चर का PDF डेली बेसिस पर मिल जाता है, न्यूज़पेपर का PDF और साथ ही साथ डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। फिर एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मेरे इंस्टाग्राम ID का भी लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। नाउ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, वो यह है कि वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो करना क्या है, वीडियो को पूरा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, फिर लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इससे चेक होगा कि हाँ आपने वीडियो कितने अच्छे से सुना और आपको क्या क्या चीज़ें मालूम हो चुकी हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की गई है ह्यूमन राइट्स को लेकर। अब ह्यूमन राइट्स ना बहुत ज़्यादा चर्चा में, एक तो यहाँ पर US की साइड से रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स को लेकर, इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या चर्चा हो रही है, ये सारी बातें यहाँ पर पब्लिश की गई हैं। उसके बाद आपको पता होगा रिसेंटली भारत और US के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ था। अब वो जो डिस्कशन हुआ था वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं। उन्होंने बोला कि देखो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स का काफ़ी सारा कंसर्न देखने को मिलता है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर इनका ये कहना है। तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार मीटिंग के अंदर क्या हुआ, प्लस ह्यूमन राइट होता क्या है, प्लस हमारे सिलेबस से कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो कल जैसा मैंने आप लोगों से बोला था कि आज से मैं आप लोगों को सिलेबस भी देता रहूँगा, तो इस वाले आर्टिकल को आप लोग आराम से रिलेट कर पाओगे GS पेपर 2 से। अब GS पेपर 2 के अंदर क्या क्या आता है, GS पेपर 2 में आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस वाले ही GS पेपर से आप लोग इस वाले आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे आखिरकार इशू क्या निकल कर आता है। इशू यह है कि US का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट सी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट किस चीज़ के ऊपर है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स किस प्रकार से आज के टाइम पर मानव के अधिकार कैसे चल रहे हैं, उनका हनन हो रहा है या क्या हो रहा है या प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है। तो बेसिकली जो रिपोर्ट है वो है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया 2021। तो यहाँ पे इन रिपोर्ट को लेकर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट अगर आप लोग चाहते हो कि ओरिजिनली आप इसको रिपोर्ट को पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। करना क्या है, सिंपल सा गूगल पर जाना, यहाँ पे आप देख पाओगे ओरिजिनल रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। एक ऑफिशियल वेबसाइट है US स्टेट गवर्नमेंट की, US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इन्होंने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करी है। जब आप इसका होम पेज ओपन करोगे ना तो सारे कंट्रीज़ का यहाँ पर नाम लिखा हुआ आएगा। तो आपको इंडिया का नाम भी देखने को मिलेगा साउथ एशिया वाले सेक्टर के अंदर। वहाँ पे जैसे आप लोग ओपन करोगे तो इस प्रकार से पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। इस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 की इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिवाइडेड हैं। चाहो तो आप लोग PDF वगैरह इसके डाउनलोड कर लेना, आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोग को यहाँ पे बता ही दूंगा। क्लियर हुआ। तो ये तो रिपोर्ट की बात हो गई। अब इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार है, उनका बहुत सारा वायलेशन हो रहा है, ठीक है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर मुद्दा उठाया गया US की साइड से। क्लियर हुआ। अब इसके ऊपर आर्टिकल्स काफ़ी सारे ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, द हिंदू हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पर द हिंदू को देख पा रहे होंगे। तो जो भी ऑथेंटिक आर्टिकल्स होंगे वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूंगा ताकि आप लोग चेक कर सको। बाकी अब मैं आपको कुछ और सिनेरियो इसमें बताता हूँ, कुछ कनेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली रिपोर्ट की, हाँ ये रिपोर्ट अभी रिलीज करी गई है US स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू। बट यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको पता होगा रिसेंटली भारत और US के बीच में 2+2 की मीटिंग हुई थी, जहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पहुँचे थे। और उधर US की साइड से भी यहाँ पर यही दोनों निकल कर आए थे, मतलब कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर US के और डिफेंस मिनिस्टर थे। इनके बीच में 2+2 डिस्कशन हुआ था। अब इस 2+2 डिस्कशन में हमारे जयशंकर साहब ने काफ़ी सारी बातें बोली है। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया भी था, ऑयल को लेकर एक टिप्पणी हुई थी। ऑयल को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा रही थी, भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया को इस वॉर में सपोर्ट कर रहा है, रशिया को पैसा दे रहा है। तो उसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने बोला भाई
देखो ऐसा मत बोलो कि इंडिया ही सारा ऑयल परचेज कर रहा है, सबसे पहले यूरोप को देखो, ठीक है, अपने आप को यहाँ पर देखो, क्योंकि जितना ऑयल भारत एक महीने में परचेज करता है रशिया से, उतना ऑयल पूरा का पूरा यूरोप सिर्फ एक दिन के अंदर कॉल करके मंगा लेता है। तो पहले हमें कहने से पहले एक बार अपने आप को देखो, ऐसा जयशंकर जी ने यहाँ पर बता दिया था इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर। क्लियर हुआ, जो भी 2+2 का मीटिंग चल रहा था। बट अब क्या हुआ, उसके बाद एक और मुद्दा उठता है, वो ये है जो एंथनी ब्लिंकन थे, ठीक है, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंथनी ब्लिंकन ने एक और मुद्दा उठा दिया। इन्होंने बोला हम भारत के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर, मानव के अधिकार को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मानव के अधिकार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही कहना है कि हाँ ह्यूमन राइट वॉयलेशन यहाँ पर बहुत हो रहा है इंडिया के अंदर, वो सारी बातें ये उठाना चाहते हैं, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो इसको लेकर भी हमारे जयशंकर साहब ने क्या बोला, मतलब एक तो ऑयल वाले पर जयशंकर साहब ने एक शानदार सा जवाब दिया। अब उसके बाद जो ये ह्यूमन राइट वाला मुद्दा था, इसके ऊपर क्या जवाब दिया, इसके ऊपर जयशंकर साहब ने बोला लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी समान रूप से अनेक विचारों और हितों के बारे में विचार रखने के हकदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है, तो आप यूएस को भी तो देखो, यूएस के अंदर भी तो ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है। और एग्जैक्टली सही बात है। अगर आप लोग देखो जॉर्ज फ्लॉयड वाला जो केस था, आपको याद होगा, है ना, तो वो भी तो एक ह्यूमन राइट वॉयलेशन ही था, है ना। तो वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा केस निकल गया था, लेकिन भारत ने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे यूएस के अंदर में। क्लियर हुआ, ये हुआ। अब रिपोर्ट आपने देखी ली है, रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई दी है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया, भारत के अंदर देखो आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन देखने को मिलता है, ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है। बहुत सारी जगह पर आप देख पाओगे प्री ट्रायल डिटेंशन हो जाता है, मतलब कि ट्रायल से पहले ही यहाँ पे कस्टडी में ले लिया गया ज़बरदस्ती, और वो प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जितना टाइम पीरियड तक वो व्यक्ति रहना चाहिए था कस्टडी में, उससे भी ज़्यादा टाइम तक वो रह जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। तो इसमें यहाँ पे ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हुआ, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये रिपोर्ट बोलता है कि रिसेंटली हमने देखा पेगासस स्पाईवेयर की चर्चा दुनिया भर में हुई थी, कि इजराइल के एनएसओ ग्रुप ने पेगासस स्पाईवेयर को बनाया, जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर। और भारत ने क्या किया है, भारत ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने क्या किया, यहाँ पे जर्नलिस्ट के ऊपर और मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर जो है इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है, इस जासूसी वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया उनकी जासूसी करने के लिए। तो ये यहाँ पर ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हुआ, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है। फिर एक और मुद्दा ये रिपोर्ट उठाती है, रिपोर्ट ये उठाती है, अगर हम लोग देखें कुछ और चीज़ें, तो सरकार ने बहुत सारे ऑर्डर दिए और डायरेक्ट किया ट्विटर को ये डायरेक्ट किया कि भाई बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो कि फार्म लॉस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन जर्नलिस्ट का अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएं। और आपको पता होगा फार्म लॉस का जब प्रोटेस्ट चला था तो उस समय बहुत सारे जर्नलिस्ट के जो अकाउंट्स वगैरह वो ब्लॉक किए गए थे, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई हैं। देन उसके बाद एक और पॉइंट ऐड किया गया, यहाँ पे पॉइंट बोलता है, ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट ये भी करती है कि जो अमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया है, अमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप कह सकते हो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है। कहीं पर अगर किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो ये अमनेस्टी इंटरनेशनल आवाज़ उठाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट ने ये भी बताया कि जो अमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के अंदर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया था, ठीक है। हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू इसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया, इसकी पूंजी यहाँ पर जब्त कर ली गई। प्लस जो अभी एनजीओज़ के लिए आपको पता होगा लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो FCRA एक्ट है इसको सस्पेंड कर दिया था बहुत सारे एनजीओज़ के, तो ये यहाँ पर बोला गया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देख पाओगे ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट में है ये सारी बातें, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में ये सारी बातें चल रही हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। चाहो तो आप लोग एक बार रीडअप भी कर सकते हो इस रिपोर्ट को, ठीक है। तो गूगल पर आपको मिली जाएगी। देन उसके बाद अब एग्जैक्टली बात ये आती है कि आखिरकार चलो हम लोग ह्यूमन राइट ही देर से कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स होता क्या है? ह्यूमन राइट आप हो, मैं हूँ, हमारे एक बेसिक से अधिकार है। देखो यहाँ पर जितने भी हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं इनके मतलब देखो पहली बात तो आप लोग देख पाओगे हमारे पास बहुत सारे अधिकार दिए गए, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, मतलब कि हम लोग किसी गुलाम नहीं है, ठीक है, गुलामी से बिल्कुल यहाँ पर आज़ाद हैं, किसी कोई हमें टॉर्चर नहीं कर सकता। प्लस हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, फ्रीडम टू वर्क है, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, तो और भी ऐसे बहुत सारे फ्रीडम्स हमें दिए गए हैं, तो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं। अब जब ये अधिकार नहीं मिलेंगे या फिर ये अधिकार छीने जाएंगे या फिर इस अधिकारों को रोका जाएगा किसी को देने से, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन राइट वॉयलेशन देखने को मिल जाएगा।
अब ह्यूमन राइट्स को लेकर नेल्सन मंडेला जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इनका थॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस कोट को अपने पास आप लिख के रख सकते हो जहाँ पर भी आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई भी चर्चा होती है आगे, मतलब कहीं भी मेंस में क्वेश्चन आता है या इनमें कुछ एसए में कुछ आप लिखते हो तो वहाँ पर इस कोट को लिख सकते हो। ह्यूमन राइट्स को लेकर नेल्सन मंडेला साहब ने लिखा है, टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट्स इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मुझे इसका मतलब समझाने वाले हो। वैसे तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप देखता हूँ कि कैसे डिफाइन करते हो इसको, नीचे कॉमेंट सेक्शन में डिफाइन करने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हो, क्योंकि आजकल हम लोग एथिक्स के कोड ऐड करने चालू कर दिए हम लोगों ने। अभी मैंने द हिंदू के वीडियो में एक कोड ऐड किया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है वो कलेक्ट करके दे सकूँ। जैसे कि अभी जो मैंने रिसेंटली आपको एक कोड दिया था, वो यहाँ पर मैंने आपको दिया था एजुकेशन को लेकर, है ना, कि एजुकेशन का लेकर जो भी आपने लिखा है उसमें एक कोड लिख सकते हो, क्योंकि कोड जो है आपके आंसर को और ज़्यादा बेहतर बना देगा। आपने सुना होगा भाई एथिक्स के अंदर बहुत सारे कोड्स चाहिए होते हैं, तो मैं आपको देता रहूँगा। अब ह्यूमन राइट के टॉपिक के लिए ये वाला कोड लिख के रख सकते हो, लेकिन आप मुझे एक्सप्लेन करो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। वैसे बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनिंग की आवश्यकता रहनी गई है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, यहाँ पे बात की गई है कि भाई ह्यूमन राइट्स जो हैं वो हमारे भारतीय संविधान के अंदर कहाँ पर मेंशन्ड है। मानव अधिकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मानव अधिकार कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या है, तो आपको पता होगा मानव अधिकार की जब बात आती है तो आता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बन जाता है फंडामेंटल राइट्स। हर साल एक ना एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से आता ही आता है। जैसे पिछले पेपर में, मतलब पिछले ही साल का पेपर जो है वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को लेकर एक क्वेश्चन आया था। बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो ये मानव के अधिकार हैं। मैं ये अलग से बातें बता रहा हूँ आपको, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बियॉन्ड द आर्टिकल बता रहा हूँ कि हाँ ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, और प्लस ह्यूमन राइट्स आज के टाइम पर भारत में कहाँ पर मेंशन्ड है। तुम्हारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे यहाँ पर हक आपको देखने को मिल जाते हैं, ये सारे आपके मूल अधिकार हैं। देन फंडामेंटल राइट्स के बाद एक दूसरा आता है डीपीएसपी, तो ये भी आपके राइट्स ही देखने को मिलते हैं। देखो 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, और इसके बाद ही 36 से 51 तक आपके सारे डीपीएसपीज देखने को मिलते हैं हमारे संविधान के अंदर। इसके अंदर राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपको रोजगार मिले, बेरोजगारी से आप दूर रहो, प्लस राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा। उसके बाद यहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये सारे हमारे डीपीएसपीज आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंदर ही ह्यूमन राइट्स के बारे में मेंशन किया गया हमारे संविधान में, तो ध्यान रख सकते हो। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 और डीपीएसपी आपके देखने को मिलते हैं 36 से 51। आगे बढ़ते हैं, अब ह्यूमन राइट्स को लेकर और भी कोई चीज़ है क्या, तो ये तो हमने बात कर ली संविधान की, संविधान के अंदर क्या क्या मेंशन्ड है। अब बात करते हैं हमारे आप कह सकते हो कि प्रोविजन, स्टैच्यूटरी प्रोविजंस कौन कौन से, एक्ट कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आपको देखने को मिल जाता है, PHRA 1993 का एक्ट है। इसको अमेंड किया गया था, इसके अंदर चेंजेस करे गए थे 2019 के अंदर में, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये यहाँ पर 2019 के अंदर चेंज किया गया, तो बेसिकली ये बात करता है कि हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, यूनियन लेवल पर। तो हमारे सेंट्रल लेवल पर आपको एक बॉडी देखने को मिलेगी जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है, जिसका नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी स्टेट्स के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये बॉडीज़ वो हैं जो कि मानव को प्रोटेक्शन देती हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो यूनियन लेवल पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट लेवल पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्लियर हुआ, तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे पूछा गया, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा जब आप लोग देखोगे तो हमारे संविधान में कहाँ पर ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स प्रोविजंस के बारे में मेंशन किया गया है, प्रियम्बल के अंदर, डीपीएसपी के अंदर, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर। इसका आंसर कर सकते हो, वैसे बहुत सिंपल सा है इसके अंदर, तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है, तीनों इसके करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों ही जगह पर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन देखने को मिलेगा, प्रियम्बल के अंदर, सॉरी ह्यूमन राइट्स के बारे में मेंशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की जाती है, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो प्रियम्बल हो। ओके, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो पर लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा देना, और इस वीडियो पर जल्दी से 2K+ लाइक्स पहुंचा दो। ओके, आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, एक और आर्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की गई है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट के बारे में। देखो जेल
जेल के बारे में चर्चा की जा रही है, जेल को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पर जेल के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, तो जीएस पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इनसे आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर मेंशन किया गया कि भाई जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्टेट से बोला है कि आप कुछ स्टेप्स लो और यहाँ पे जो प्रिजन्स है बेसिकली उसकी सिक्योरिटी के ऊपर काम करो, यानी कि जो जेल है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने के बारे में चर्चा की जा रही है। आप देख पाओगे पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है, चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बताने ही वाला हूँ। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं हमारे राज्य को और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज को, और उनसे बोला है कि अपने जेलों को मॉडर्नाइज कर लो। ठीक है, जो अपनी जेल है उसको मॉडर्नाइज कर लो। प्रिजन्स मतलब जेल और प्रिजनर्स मतलब जो कैदी हो गए, तो प्रिजन्स को मॉडर्नाइज करो। कौन से वाले प्रोजेक्ट के अंडर में, तो यहाँ पे प्रिजन को मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको नया करने के लिए हमारे पास एक स्कीम है, तो वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट। तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। बाकी मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम लोग राज्य सरकार को, मतलब जो हमारे राज्य हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको कुछ पैसा देंगे। पैसा किस लिए देंगे, ताकि ये अपने जेल को इंप्रूव कर सकें। जेलों की हालत आज के टाइम पर बहुत बुरी कंडीशन में आपको देखने को मिलती है, तो जेल को पैसा देंगे ताकि यहाँ पर मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सके, प्लस जेल की सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके, प्लस यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स को चलाया जाए जिससे कि अंदर कैदियों के अंदर एक रिफॉर्मेशन, एक बदलाव किया जा सके। ठीक है, तो ये इसके लिए पैसा खर्चा जाएगा इस स्कीम के अंदर में। इस स्कीम का, इस प्रोजेक्ट का आप कह सकते हो जो पूरा ड्यूरेशन है वो 5 साल का है, 2021 से लेकर 2026 तक ये वर्क करेगा। इसके अंदर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करवाएगा, पैसा देगा। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ग्रांट देने वाला है स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को लगा सके। ग्रांट इन एड होता क्या है, देखो ग्रांट्स जो है वो पेमेंट होती है। पेमेंट किस लिए दी जाती है कि मतलब सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर अभी ये ये यहाँ पर किस चीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है, प्रिजन्स के बारे में चर्चा की जा रही है, जेल के बारे में। तो यहाँ पर क्या करेगी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट्स देगी, कुछ पैसा देगी कि भाई यहाँ पे वो असिस्ट कर पाएँ, अच्छे से यहाँ पर उसको चला पाएँ। ठीक है, जेल के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट कर पाएँ, तो उसके लिए वो पैसा दिया जाएगा। वो पैसा सरकार वापस से लेने वाली है नहीं। क्लियर हुआ, तो ये तो हो गया एमपीपी। बट अभी इसी एमपीपी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, मतलब कि इस जो जेल है, जेल को यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर में। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है जो कैदी हैं, जो प्रिजन्स हैं, वो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इस स्कीम की हमें ज़रूरत है। साथ साथ यहाँ पर बोला गया कि देखो जो ये हमारा जेल का प्रोसेस है पूरा का पूरा, जेल के अंदर हम लोग काफ़ी सारे करेक्शनल प्रोग्राम्स को चलाते हैं जिसके बेसिस पर कैदियों को सुधारने के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। तो जेल एक इंपॉर्टेंट, एक क्रिटिकल पार्ट देखने को मिलेगा हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो इसी वजह से यहाँ पर जेल को एक अच्छा जेल होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, जिसके लिए हमारी सरकार जो है पैसा देती है। किसके अंडर में, मतलब पैसा देगी ये 2021 से लेकर 2026 तक का ड्यूरेशन है, और वो पैसा दिया जाएगा इस मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट के अंडर में। ठीक है, एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आखिरकार दिक्कत क्या है, मतलब जेलों में क्या परेशानी आ रही है। तो जब आप इंडिया के जेल देखोगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है ओवर क्राउडिंग, मतलब कि जेल के अंदर कैदी बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो रही है। और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंडर स्टाफिंग, जो लोग हैं जेल को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कम है। प्लस अंडर फंडिंग, यानी कि जो पैसा वगैरह मिल रहा है जेल को वो बहुत ज़्यादा कम मिल पा रहा है। प्लस तीसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंसिडेंट देखने को मिलता है वायलेंट क्लैशेस का, मतलब कि काफ़ी हिंसक लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्लैश हो जाते हैं जेल के अंदर। तो ये 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर इंडिया के जेल फेस कर रहे हैं, और इन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर टैकल किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर में। तो प्रोजेक्ट तो आपने समझ लिया, बट कैसे कैसे इसको लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें अभी रह गई हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो कैसे लागू किया जाएगा इसको, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो बेसिकली यहाँ पर कुछ फंड यानी कुछ पैसा देगी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, और ये चीज़ें डिपेंड करेंगी उनके मतलब किस राज्य के अंदर कितने जेल हैं, वो चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा जेल होंगे तो ज़्यादा फंड मिलेगा, कम जेल होंगे तो कम फंड मिलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर ये सारा पैसा देने वाली है स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को। वो नंबर ऑफ जेल के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ जेल स्टाफ के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया
ये जो पूरी फंडिंग होगी, जो पैसा दिया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाएगी, स्टीयरिंग कमेटी, जो कि इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने वाली है। अब इसके अंदर कौन कौन से जेल को कवर किया जाएगा, क्योंकि जेल के भी तो अलग अलग प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से जेल होंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को पूरी तरह से ब्रॉड लेवल पर कवर करेगा, बड़े लेवल पर। जितने भी प्रकार के जेल होते हैं, जैसे सेंट्रल जेल होता है, डिस्ट्रिक्ट जेल होता है, सब जेल होता है, विमेन जेल होता है, ओपन जेल्स होते हैं, स्पेशल जेल्स होते हैं, और भी प्रकार के जेल्स होते हैं, तो इन सभी जेल्स को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंडर में कवर किया गया है, जिसके अंडर इन जेल्स को यहाँ पे फंडिंग आएगी और वो फंडिंग यहाँ पे सरकार देगी ताकि ये इंप्रूव कर सके अपने आप को। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैंने आपको बता दिया था कि जेल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। फिर एट द लास्ट बात करें, जो ये हमारा एमपीपी है, मॉडर्नाइजेशन, ये जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट, जेल को मॉडर्नाइज करने के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट चलाया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या ये भी हमें समझना होगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि आज के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी बड़ा गैप आपको देखने को मिल जाता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाएगा। प्लस यहाँ पर नए नए सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स यहाँ पर जेल को दिए जाएंगे मॉडर्न डे के हिसाब से, क्योंकि पहले का ज़माना नहीं है, मॉडर्न डे के अंदर नई नई आपको टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स देखने को मिल जाएंगी, तो वही प्रकार के जो नए नए टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा जेल्स को। फिर थर्ड आप देख पाओगे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये हम लोग करने वाले हैं जो जेल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। जैसे कि जेल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर क्या आता है, जेल के जो दरवाजे हो गए, दरवाजों के फ्रेम हो गए, मेटल डिटेक्टर्स हो गए, सिक्योरिटी पोल हो गए, फ्रिस्किंग, सर्च, जैमिंग सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ आप लोग देख पाओगे। तो इन सब चीज़ों को भी और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट काम करता है। फिर लास्ट में एक पॉइंट ऐड किया गया जहाँ पे बोला गया भाई करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ये फोकस करेगा। करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद क्या है, तो देखो कोई भी कैदी आया है, अब उस कैदी को ट्रेनिंग देना, उसको इंप्रूव भी तो करना है, ऐसे थोड़ा ना वो पड़ा रहेगा, तो यहाँ पर उसको इंप्रूव करना है, ट्रेनिंग देना, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, रिहैबिलिटेशन उसका करना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, करेक्शनल एक्सपर्ट्स जो है वो यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो चीज़ों को बदलेंगे उनके अंदर, उनसे इंगेज करके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हैं किसके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजनर्स प्रोजेक्ट के, ठीक है, प्रिजन प्रोजेक्ट के। तो प्रिजन बेसिकली यहाँ पर जेल के बारे में चर्चा की जा रही है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया था। क्लियर हुआ? तो इन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर में। तो ये आर्टिकल पूरा हुआ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, उस पर चलते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के फंक्शनिंग के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल द हिंदू के अंदर कवर किया गया था, लेकिन जो आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं दोनों ही जगह कवर कर देता हूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि कल बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे थे कि सर एक बार इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले आर्टिकल को पीपीटीज में भी कवर कर देना, मतलब करंट अफेयर वाले वीडियो में कवर कर देना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है और हमारे पास कुछ नोट्स तैयार हो जाएंगे। और एक वैसे भी हाँ बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इनफैक्ट जितना मैं यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगा उसके रिगार्डिंग आपका जो पॉलिटी है उसका एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर भी खत्म होने वाला है ईडी को लेकर। ओके, स्टार्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपको बता दूं आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो आज तो सारे आर्टिकल जीएस पेपर 2 से रिलेट होते हुए नजर आते हैं। तो ये आर्टिकल भी जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और आईआर से इसको रिलेट कर पाओगे। मतलब जीएस पेपर 2 के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, उसी के अंदर पॉलिटी का सेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। अगेन इस आर्टिकल को द हिंदू के अंदर कवर किया गया। ये पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है, इसी आर्टिकल को आगे भी कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहली चीज़ जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है बेसिकली वो क्या है। देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लाया गया था 1 मई 1956 में, ठीक है। 1 मई 1956 में इसको लाया गया था, जब एक एनफोर्समेंट यूनिट को बनाया गया इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आपको ध्यान रखना है, पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था और इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में लाया गया। और उस समय पर ये क्या करता था, ये यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर में जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज होते हैं उसको अगर वायलेशन हो रहा है तो उन वाले मुद्दे को देखा करता था। मतलब जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रहा है उसके मुद्दे को यहाँ पर ये देखा करता था। फॉरेन एक्सचेंज को अच्छे से चलाता जाए, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके ऊपर फोकस करने का काम करता था पहले ईडी। क्लियर हुआ? लेकिन ये पहले की बात है, अब यहाँ पर फेयर एक्ट ही नहीं रहा। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की करंट टाइम पे क्या करता है। तो करंट टाइम पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है तो ये एक मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, साथ ही साथ
यहाँ पे और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिसके अंडर में काम करती है। पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या होते हैं। देखो यहाँ पर पैसे से संबंधित बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे घोटाले स्कैम आप लोग देख पाते होंगे, तो वैसे वाले केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे एक्ट आते हैं। एक एक्ट आता है PMLA, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, देखो समझो, अवैध तरीके से जब हमने पैसा कमा लिया, गलत तरीके से पैसा कमाया, और उस गलत तरीके से पैसा कमाने को हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी, और क्या कर दिया जाएगा, उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो कन्वर्टेबल का प्रोसेस है ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, इसी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। सरकार से पैसा छुपा लिया, टैक्स बचा लिया, ब्लैक मनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने उसको एक व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया, पैसा अपना बचा लिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसको मनी लॉन्ड्रिंग का करार दिया जाता है। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक्ट है, कौन सा, PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर में भी हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है, ED के पास काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं। साथ ही साथ दूसरा एक्ट आता है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, तो इसके अंदर की जो पावर्स है वो भी ED के पास ही है। अब फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट क्या होता है, देखो इसके अंदर जो फिजिटिव्स होते हैं, मतलब कि पैसा लेके जो भाग जाते हैं कंट्री से, जैसे बड़े बड़े एग्जाम्पल विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ठीक है, नीरव मोदी, ये सारे बड़े बड़े नाम है जिन्होंने पैसा लिया कंट्री से और फिर भाग गए बाहर। तो क्या है, उन लोगों को टैकल करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। तो इसके अंदर की जो पावर्स है वो भी ED है, ED के पास है, ED इसको हैंडल करता है। फिर उसके बाद एक आता है मुद्दा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, जिसको हम लोग फेयर एक्ट बोलते हैं। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है, अगर फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, उसके लिए इस एक्ट को बनाया गया। अब इस एक्ट के अंदर भी जो भी यहाँ पर मुद्दा है वो सब कुछ संभालता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ED के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं, खासकर PMLA एक्ट, फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन तीनों के अंडर की जो पावर्स है वो सब यहाँ पर PMLA के ये सब यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पहुँच जाती हैं। अब क्वेश्चन ये, ED के पास एग्जैक्टली पावर्स आ कहाँ से रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारी पावर आ रही है। देखो होता यह है कि बहुत सारा पैसा लोग जनरेट कर लेते हैं, ब्लैक मनी, काला धन बनाने के बाद में वो क्या करते हैं, उसको पार्क कर देते हैं दूसरे कंट्री में, मतलब दूसरे देश के अंदर पहुंचा देते हैं, नकली नाम की ट्रस्ट बना दी और सारा पैसा वहां पे पहुंचा दिया, हमारी सरकार से टैक्स उन्होंने बचा लिया, करोड़ों करोड़ रुपए यहाँ पर ऐसा काम किया जाता है। तो इसी वजह से इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसी वजह से ED को लेकर आया गया था। और ED के पास में पावर कहाँ से आती है, PMLA से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए वर्क करता है। इस PMLA एक्ट को कब लाया गया था, 2002 में तो लेकर आए थे, एग्जैक्ट रीज़न बट यहाँ पर 2002 में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। 2002 में इसका मतलब चर्चा होने के बाद 2005 में इसको पूरी तरह से लाया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो मनी आज के टाइम पर इंडिया से बाहर पहुंचा देते हैं लोग, उसको टैकल करना, कंट्री के अंदर लेकर आना, और जो भी काम कर रहा है व्यक्ति उसके प्रति इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये सारी यहाँ पर पावर्स हैं जो ED के पास में होती हैं, और कहाँ से आती हैं ये आप लोगों ने समझ लिया। देन उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर कुछ और भी चर्चा हो रही है, जैसे कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है बेसिकली वो यहाँ पे कब स्टेप उठाएगा, मतलब ED के पास कौन सा केस आएगा, क्योंकि हो सकता है लोकल पुलिस भी देख सके, है ना, तो लोकल पुलिस भी तो होती है, वो केस देखेगी। इतने बड़ी बॉडी के पास, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास हम लोग केस को क्यों भेजेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे देखो एक मेंशन चीज़ करी गई है, वो यह है कि जब भी कोई केस होगा, जब भी कोई केस है, जब भी कोई क्राइम है, पैसों को लेकर क्राइम हुआ है और 1 करोड़ से नीचे का वो क्राइम है, तो उस पूरे केस को लोकल पुलिस वाले ही देखेंगे। लेकिन 1 करोड़ से ऊपर का है, ओवर एंड अबव जो 1 करोड़ का केस होने वाला है, उसको देखने के लिए यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में सारी डिटेल्स पुलिस वाला फॉरवर्ड कर देगा, फिर वो मुद्दा ED देखेगा। क्लियर हुआ, ये आप ध्यान रख सकते हो, छोटा सा डेटा है। देन उसके बाद इसमें एक केस स्टडी भी दी गई है। केस स्टडी क्या दी है कि चलो हमने देख लिया कि हाँ भाई थोड़ी पावर्स पुलिस वाले के पास में, मतलब 1 करोड़ तक का जो मामला है वो पुलिस वाला देख लेगा, लोकल पुलिस वाला, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर का घोटाला है तो उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखेगा। ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर केस स्टडी क्या निकल कर आई है। केस स्टडी क्या निकल कर आई, वो ये है कि मान लो यहाँ पर एक चोर है, ध्यान से सुनते चलना, मान लो यहाँ पर एक चोर है जिसने नेशनल बैंक को लूटा, और बैंक को लूटने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसने सारा पैसा उठाकर अपने घर में रख लिया। अब घर में रख लिया, उसने उस पैसे को बाहर खर्च नहीं किया, है ना। अब क्या है,
उसने घर में रख लिया, बाहर पैसा खर्च नहीं किया, तो हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके पैसे को सीज नहीं कर सकता है। आप लोग ध्यान रखना है, इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर एक ऐसी कहानी आती है कि उसने बैंक लूटा, सारा पैसा खाया और पैसा अपने पास रखा, और पैसा रखने के बाद उसने यहाँ पर पैसा खर्च करना चालू कर दिया। ऊपर वाले ने पैसा अपने पास रख रखा था, खर्च नहीं किया था, लेकिन दूसरे वाले ने क्या किया, पैसा खर्च करना चालू कर दिया, प्रॉपर्टी परचेज कर ली, यहाँ पे बंगला ले लिया, ये गाड़ी ले ली, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर कार्रवाई चलती है, ईडी वो पैसा रिकवर भी करेगा जो उसने पैसा खर्च रहा है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे ईडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। देन अब बात करें ईडी के रूल्स एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो सिंपल सा है, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ ही लिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर क्या करता है, आप लोग देख पाओगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ उनको सीज करने का काम भी यहाँ पर ये हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। क्लियर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया, देखो बहुत सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग एक्ट के, जिसके अंडर में ईडी को पावर मिलती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया है, तो इसमें ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो भी यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केसेस को, तो ये केस को कब से कब तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मतलब यह है कि मान लो यहाँ पर एक केस निकल कर आता है मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, कौन सा केस निकल कर आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताई कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। और मैंने आपको बताया ये भी कि 2002 के अंदर यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया, लेकिन 2005 में प्रॉपरली आया। तो अब एक क्वेश्चन यह है कि मान लो किसी व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, उसने लेकिन 2005 से पहले मनी लॉन्ड्रिंग करी है, तो क्या आज के टाइम पर उसके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो नहीं, इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस समय यह एक्ट था ही नहीं। और अगर एक क्वेश्चन और है कि मान लो चलो उसने पहले घोटाला कर दिया लेकिन पैसा खर्च नहीं किया, अब 2005 के बाद में उसने पैसा खर्च करना चालू किया है, तो क्या उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? तो हाँ, इसमें यहाँ पर आंसर हाँ देखने को मिलेगा। अगर 2005 से पहले उसने काम पूरा कर डाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2005 से पहले उसने स्कैम कर दिया था, बट अभी आज के टाइम पर पैसा खर्च रहा है, तो वो केस यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखेगा। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को एक एक बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स ऑफ नेवी के बारे में। अभी आपको पता होगा हमने आर्मी के इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स के बारे में पढ़ा था, आज हम नेवी के एफर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यार मुझसे इसके अंदर अच्छा सही तो लगा है, यहाँ पे आप देख पाओगे इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका डिफेंस का टॉपिक भी इसी में आता है, तो आप लोग यहाँ पर जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आप देख पाओगे द हिंदू के अंदर इसको कवर किया गया था। यहाँ पे बात की गई है, अभी आपको पता होगा एक चीज़ मैंने थोड़े दिनों पहले आपको कवर करवाई थी, वो ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट यहाँ पर रिलीज करी है, वो है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, है ना। उस लिस्ट के अंदर क्या है, उस लिस्ट के अंदर लगभग 101 आइटम्स के नाम लिख रखे हैं। वो कुछ हथियार हैं जिसको हम लोग एक टाइम पर अलग अलग देशों से परचेज किया करते थे, बट अब क्या है, हम लोगों ने वो सारे हथियार खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया है, और मतलब उनके नाम, उन हथियारों के नाम इस लिस्ट के अंदर डाला गया है, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के अंदर में, ताकि क्या कर सकें हम लोग इन हथियारों को खुद अपने देश के अंदर बनाएं और इनको हम लोग यहाँ पर बाहर से खरीदना बंद करें, क्योंकि बाहर से हम खरीद रहे हैं, अभी हमारी ग्रोथ हो नहीं रही है, इनफैक्ट हमारे कंट्री का पैसा ही बाहर जा रहा है। अब क्या होगा, हम अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्लस हम लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये अभी कुछ दिन पहले की बात थी, तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने काम किया है। तो थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को लेकर आए थे, इससे पहले फर्स्ट सेकंड सब लिस्ट आ चुकी हैं, बट यहाँ पे करंट जो टाइम पे बात हो रही है वो बात हो रही है नेवी की। नेवी ने भी यहाँ पर अपने इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स को रैंप अप कर दिया, बढ़ा दिया है। तो मतलब आपका क्वेश्चन होगा, क्या नेवी पहले से ही बहुत सारे सामान को खुद यहाँ पे बना रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो आप देख पाओगे नेवी ने काफ़ी सारे एफर्ट्स पहले से ही लगा रखे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान है जो अलग अलग देशों से खरीदते थे नेवी के सेक्टर में, वो हम लोग खुद बनाएं। तो नेवी ये काम कर रहा है। क्लियर हुआ? अब क्या है, सरकार का एक और छोटा सा पुश हो गया, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अब और जो छोटा छोटा सामान इंपोर्ट कर रहे थे नेवी के लिए, वो सब कुछ इंपोर्ट किया नहीं जाएगा, हम उसको कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया मुद्दा। अब बात करें क्या क्या हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं इस पूरे चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने आपको बताया जैसे कि नेवी बहुत पहले से काम कर रही है। नेवी यहाँ पर ये मतलब पहले से इंडिजनाइजेशन प्लान को चला रही है, अपने आप खुद यहाँ पर सारे सामान को डेवलप कर रही है। तो 2014 के अंदर नेवी ने क्या किया था,
नेवी ने इंडियन नेवी इंडिजनाइजेशन प्लान को यहाँ पर लेकर आया था और बेसिकली ये 2015 से 2030 तक का प्लान था, जहाँ पे बोला गया हम बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उसको खुद डेवलप करेंगे। तो ऐसा नेवी ने बोला। और आज के टाइम तक अगर हम लोग बात करें तो नेवी ने लगभग आप कह सकते हो 3400 आइटम्स को इंडिजनाइज किया है, मतलब कि अपने कंट्री के अंदर खुद हम लोग बना रहे हैं। हमारी नेवी खुद यहाँ पे 3400 आइटम बना रही है, जो कि एक टाइम पर अलग अलग देशों से खरीदा करती थी। ठीक है, अब इसके अंदर बोला गया 3400 आइटम्स में से 2000 मशीनरी है, इलेक्ट्रिक स्पेयर्स हैं, प्लस 1000 से ऊपर एविएशन स्पेयर्स देखने को मिलेंगे, 250 वेपन स्पेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, बट अब यहाँ पर हम लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, इसको हम खुद बना रहे हैं। क्लियर हुआ। तो नेवी 2014 से ये लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। अब इस टारगेट को बढ़ा दिया गया, 2022 से 27 के बीच में भी हम लोग काफ़ी सारा जो सामान है उसको खुद बनाने वाले हैं, जिसके अंदर शिप हो गए, बड़े बड़े जो सामान है उसको हम लोग खुद बनाने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। प्लस नेवी जो है आज के टाइम पर काम किसके साथ मिलकर कर रही है, मतलब इतना बेहतरीन काम अकेले कर पा रही है तो नहीं। देखो, जो नेवी है वो आज के टाइम पर काम कर रही है डीआरडीओ के साथ मिलकर। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो टाइम वाम है जो ज़्यादा लगेगा वो कम लगे। प्लस यहाँ पर दोनों मिलकर, मतलब नेवी और डीआरडीओ मिलकर फोकस कर रहे हैं कुछ एरियाज़ के ऊपर, जैसे हम लोग इंडिजीनियसली, मतलब खुद अपने कंट्री का खुद का बनाया हुआ हम लोग एंटी सबमरीन वेपन बनाएं। ठीक है, दुश्मन की सबमरीन को उड़ाने के लिए। प्लस सैटकॉम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट बनाएं, एंटी शिप मिसाइल्स हो गया, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो गए, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हो गए। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मिसाइल्स हो गए, टॉर्पीडोज हो गए। तो इन चीज़ों को डेवलप करने, तो बेसिकली यहाँ पर ये फोकस आज के टाइम पर दिखने को मिल रहा है। नेवी और डीआरडीओ मिलकर फोकस कर रहे हैं कि छोटा छोटा सामान जो कि हम लोग अभी तक अलग अलग देशों से परचेज कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, हम लोग खुद बनाएंगे। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद एक बॉडी के बारे में चर्चा की जाती है नीचे, वो है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग NIIO के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर बॉडी को लॉन्च किया गया था अगस्त 2020 के अंदर में। ये क्या करता है, यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल और एक्सेसिबल इंटरफेस देता है एकेडमिया और इंडस्ट्री के लिए। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हुआ क्या है, बेसिकली इस बॉडी ने पिछले 2 सालों के अंदर अपने 36 IPR एप्लीकेशंस फाइल कर दिए हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बनाई हैं जिसके ऊपर अपने कॉपीराइट्स ले लिए हैं, उसको कोई दूसरा कॉपी कर नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पे आप फोकस देख पाओगे। तो आज के टाइम पर नेवी क्या क्या कर रही है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जो हमारी जो आर्मी है बेसिकली उसके लिए हम लोग इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर आए थे, उसी प्रकार का बिल्कुल सेम प्रोग्राम आपको ये नेवी वाला भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। जो इंडिजनाइजेशन है बेसिकली वो यहाँ पर क्या है, इसके मतलब इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट। तो इसका मतलब है कि जो भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको खुद बनाना, खुद प्रोड्यूस करना। और करेंट टाइम पे से क्या होगा, इससे हमारी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों का रहने सहने का तरीका बनेगा, हमारी जो ग्रोथ है वो अपने आप बढ़नी चालू हो जाएगी, GDP हमारी खुद इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। तो ये फोकस यहाँ पर रहता है इकोनॉमिक्स का। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि भाई हम लोग मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे, ये एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्लस आज के टाइम पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। प्रॉब्लम यह है कि भारत यहाँ पर दुनिया के 5 इंपोर्टर्स में से है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे हथियारों को इंपोर्ट करता है। और आने वाले टाइम पर भी हम लोग लगभग 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल में 130 बिलियन पैसा खर्चने वाले थे। ठीक है, ये खर्चेंगे तो मतलब भारत बहुत सारा सामान बाहर से मंगाता है। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे हमें आवश्यकता है, ज़रूरत है कि भाई इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, हम लोग अपना पैसा बाहर खर्चे ही ना, हम अपने कंट्री के अंदर ही वो पैसा लगाएं और उससे हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स को खुद बनाएं, जिससे और भी बहुत सारे भारत के अंदर होते हुए नजर आएंगे। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर ये चीज़ आपको मिल चुकी हैं। तो ये आर्टिकल हमने कवर किया। उसके बाद एक और आर्टिकल आता है, इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आगे मैं आपको बताऊँगा। ये हमने MPP को कवर कर ही लिया है ना, मतलब ये प्रेजेंस को वाला एक आर्टिकल है। यहाँ पे बात की गई फेस्टिवल्स को लेकर। तो आपको पता होगा काफ़ी सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर रिसेंटली मनाए गए हैं। यहाँ पे पोइला, बैसाख, उसके बाद संक्रांति हो गया, विशु हो गया, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, ये बोहाग बिहू, उगाड़ी, ये सारे आपको फेस्टिवल्स देखने को मिल जाते हैं, ये सारे त्यौहार आपको देखने को मिल जाते हैं। चर्चा में किस लिए, तो हुआ क्या, यहाँ पे PIB का आर्टिकल है, सरकारी डेटा है, डायरेक्टली पब्लिश होता है। प्रेसिडेंट ने यहाँ पर बधाइयाँ दी हैं वैशाखी, विशु, रोंगाली, बिहू, नबवर्षा, उसके बाद यहाँ पर वैशाखड़ी एंड उसके बाद पुथांडु पिरापी। तो ये कुछ यहाँ पे त्यौहार है, इसके अवसर पर यहाँ पे प्रेसिडेंट ने जो है बधाइयाँ दी हैं, इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आया।
तो ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट, तो जब आप लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक उठाओगे तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर जब आप लोग चैप्टर 18 ओपन करोगे तो चैप्टर 18 में एक पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, मतलब पूरा चैप्टर है आपका, और वहीं पर इन फेस्टिवल्स के बारे में मेंशन किया गया। कौन कौन से फेस्टिवल, वैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्षा, विशाखाड़ी और उसके बाद पुथांडु। तो ये सारे कौन कौन से त्यौहार हैं इनके बारे में मैं आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, 4-4, 5-5 लाइन में, ध्यान रखना। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, आप देख पा रहे हो खुद, चैप्टर 18 फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के ऊपर है। चलो, इनको हम लोग ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल भी बोलते हैं। सबसे पहला फेस्टिवल कवर करते हैं वैसाखी। तो वैसाखी को हम लोग यहाँ पर बैसाखी भी बोलते हैं। इसको ऑब्जर्व किया जाता है हिंदूज़ और सिख्स दोनों के थ्रू। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो हिंदू सोलर न्यू ईयर की तरह यहाँ पर को ये मनाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये सपोर्ट करता है खालसा पंथ के फॉर्मेशन को। साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि खालसा पंथ ऑफ वॉरियर्स जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के अंडर में आते हैं, 1699 का ये टाइम है। उसके बाद बैसाखी का ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसाखी बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा दिन भी है जहाँ पर जो कॉलोनाइज्ड ब्रिटिश एम्पायर है, ठीक है, जो यहाँ पे अंग्रेज़ हुआ करते थे, उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर किया, ये हत्याकांड किया, जहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर काफ़ी सारे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवा दी थी अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो इस दिन भी यहाँ पर बैसाखी को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा त्यौहार आपको विशु देखने को मिलेगा। विशु बेसिकली एक हिंदू फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन स्टेट के अंदर, जैसे कि केरला के अंदर। उसके बाद कर्नाटका का तुलुनाडु रीजन देखने को मिलेगा, और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका माहे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। प्लस तमिलनाडु के कुछ नेबरिंग एरियाज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारी जगह पर विशु फेस्टिवल को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। प्लस ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है मेदाम का पहला दिन, मतलब कि आप कह सकते हो सोलर कैलेंडर के अंदर, जो कि केरला का सोलर कैलेंडर है, उसका 9वां महीना यहाँ पर ये फेस्टिवल मार्क करता है। प्लस यहाँ बताया गया ये जो फेस्टिवल है ये कब आता है, तो आपको अप्रैल के महीने के बीच में देखने को मिलेगा। ये मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो 14 से 15 अप्रैल के बीच में हर साल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा फेस्टिवल आता है पुथांडु। अब इसको हम लोग पुथु वरुदम और साथ साथ तमिल न्यू ईयर भी बोलते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर पहला दिन होता है साल का। तो ये इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ऑन तमिल कैलेंडर। तो तमिल कैलेंडर के हिसाब से आप देख पाओगे साल का ये पहला दिन होता है। तो ध्यान रख सकते हो ये भी एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है, नया साल स्टार्ट होता है तमिल का। उसके बाद ये जो ये जो फेस्टिवल है, ये जो फेस्टिवल डेट आपको देखने को मिलती है ये बेसिकली 14 अप्रैल को हर साल देखने को मिल जाती है ऑन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। देन उसके बाद एक और त्यौहार आता है, वो है बोहाग बिहू। तो बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू आपको देखने को मिलेगा। इसको हम लोग 7 बिहू भी बोलते हैं, 7 बिहूस, ठीक है। ये भी यहाँ पर एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा जिसको असम में सेलिब्रेट किया जाता है। असम के साथ साथ यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर और भी बहुत सारे आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और खासकर जो असम के एथनिक ग्रुप्स हैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। साथ साथ यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है ये यहाँ पर असम का नए साल को दर्शाता है। तो बेसिकली जितने भी फेस्टिवल हम पढ़ रहे हैं ये सारे ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि हर एक स्टेट के नए साल को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो है बोहाग बिहू ये भी कहीं ना कहीं सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर पड़ जाता है। और इसका भी बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये आपको सिग्निफाई करता बन जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम्स ऑफ हार्वेस्टिंग के टाइम पर आपको ये देखने को मिलता है। मतलब अगर हम लोग बात करें फसल की कटाई के टाइम पर आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक और आता है वो है नववर्षा। तो जो नववर्षा है ये भी यहाँ पर न्यू ईयर ही है, एक तरीके से वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर है। तो अभी हमने जितने भी अभी फेस्टिवल पढ़े ये सारे नए साल हैं अलग अलग स्टेट्स के। तो जो नववर्षा है ये वेस्ट बंगाल का नया साल आपको देखने को मिलेगा एज पर द बंगाली कैलेंडर, ठीक है। इसको हम लोग पोइला बैसाख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो बंगाल के लोग हैं वो सब साथ में आते हैं, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं अपने खुद के तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इस फेस्टिवल को काफ़ी मैजिकल बना दिया जाता है। प्लस ये जो फेस्टिवल है सभी कास्ट सभी रिलीजन्स के लोग जो हैं यहाँ पर पूरे बंगाल के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा के बाद में ये सेकंड मोस्ट हाइप्ड फेस्टिवल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख पाओगे धूमधाम से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख पाओगे। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब आपने अगर वीडियो को अच्छे से सुना है तो अब यहाँ पे मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, इन सभी के आंसर्स आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देने हैं। तो 19 अप्रैल के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने ह्यूमन राइट्स इन इंडिया 2021 जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया है। तो उस का नाम क्या है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसको लाया गया था
2002 के अंदर। बट यहाँ पे मतलब अभी स्टार्टिंग में बस खाली चर्चा की गई है, इसको प्रॉपरली इनेक्ट एक साल में किया था, वो साल का नाम आपको बताना है, मतलब उस साल का नंबर बताना है। उसके बाद यहाँ पे अगला आर्टिकल है। अब अगले आर्टिकल में मेंशन किया गया है डैश, मतलब एक मिनिस्ट्री है जिसने अभी कुछ गाइडलाइंस वगैरह इशू करी हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए, और उनसे बोला है कि आप मॉडर्नाइज प्रिजनर्स को यहाँ पर, मतलब अपने जो जेल हैं उसको मॉडर्नाइज करो, उसको नया करो अंडर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट दिया है, उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, जो नववर्षा है, तो नववर्षा भी बेसिकली एक नए साल का सेलिब्रेशन है, लेकिन ये जो नया साल है ये कौन से स्टेट का है, उस स्टेट का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, जो बैसाखी है, बैसाखी यहाँ पर एक दिन है जब, मतलब देखो एक ऐसा दिन है जहाँ पर क्या हुआ था, अंग्रेजों ने एक हत्याकांड कर रहे थे, एक मैसेकर किया था, उस मैसेकर का आपको नाम बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए, आगे चाहो तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। देखो यार थोड़ी सी वीडियो के अंदर प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है, मेरे क्या है ना, थ्रोट का पेन सही नहीं हो रहा है यार मतलब थ्रोट मेरा सही नहीं हो पा रहा है, आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली लग रही होगी, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब इतना कुछ मेडिसिन लेने के बाद भी वो प्रॉपर सही नहीं हो पा रहा। अब यह है कि पेन नहीं हो रहा है, इस खास बात, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पेन नहीं हो रहा है, बट फिर भी आवाज़ थोड़ी सी बदल रही होगी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, और कोई बात नहीं है बाकी यहाँ पर। ओके नाउ फटाफट हम लोग अपने पूरे लेक्चर का ओवरव्यू लेते हैं, रिवीजन लेते हैं, जैसे कि आप लोग की डिमांड रहती है कि एक रिवीजन करवा दिया करो वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया ह्यूमन राइट्स के बारे में, इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या सिनेरियो है, जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया 2021। यहाँ पे यूएस की तरफ से काफ़ी सारे मुद्दे उठाए गए, इस रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया भाई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। और अभी 2+2 जो मीटिंग हुई थी आपको पता होगा, वहाँ पर भी क्वेश्चन ये उठाया गया था कि भाई इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को लेकर कंसर्न देखने को मिलेंगे, जिसके रिस्पॉन्स में एस जयशंकर साहब ने एक तगड़ा जवाब दिया और यहाँ पर दिया कि भाई आप हमें देखने से पहले अपने आप को एक बार देख लो, वहाँ पर आपके यहाँ भी ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बताया कि मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। देन उसके बाद ह्यूमन राइट्स क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ आपके पास अधिकार हैं सारे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, तो ये सारे राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। नेल्सन मंडेला जी का कोट, इसको डिफाइन करना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। देन उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो ह्यूमन राइट्स के संबंधित काफ़ी सारे प्रोविजंस हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं, वो हमने देखा, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास स्टैच्यूटरी प्रोविजन आता है जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो कि मानव के अधिकार को प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई एक क्वेश्चन था यूपीएससी 2020 का, फंडामेंटल राइट्स के अलावा ह्यूमन राइट्स की चर्चा कहाँ पर हुई है, प्रियम्बल, डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसका करेक्ट आंसर तीनों ही जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के फंक्शनिंग के ऊपर कि किस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट काम करता है। इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। हमने डिस्कस किया एनफोर्समेंट यूनिट पहले इस पर्टिकुलर बॉडी का नाम हुआ करता था, मई 1 1956 में इसको लाया गया था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो ये एक आध छोटे छोटे काम देखता था, बट आज के टाइम पर इसके काम काफ़ी बढ़ चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने का ये काम करता है। उसके बाद जो यहाँ पर पैसा लेके भाग जाते हैं कंट्री से, उनको टैकल करने का काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है पीएमएलए, इसके अंदर फोकस किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, ब्लैक मनी को वाइट मनी में जो कन्वर्ट करवा दिया जाता है उस चीज़ को रोका जा सके। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो ये पीएमएलए है इसको 2002 के अंदर तो लाया गया था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली इसने काम करना स्टार्ट किया है 2005 से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आखिरकार होता क्या है। फिर उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कैसे कैसे केसेस देखता है। देखो जो 1 करोड़ से ऊपर का कोई केस निकल कर आता है, कोई क्राइम आता है, तो वो यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट देखेगा, बट 1 करोड़ से नीचे का कोई केस है तो उसको यहाँ पर लोकल पुलिस देखेगी। फिर हमने एक स्टडी को कवर किया। देन उसके बाद हमने समझा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूल्स एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका प्रॉपर्टी को जब्त करने का काम, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने का यहाँ पर ये काम करता है, तो आप लोग को इसके बारे में पता ही है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। देन उसके बाद और क्या बताया गया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को इसके बारे में बता दिया था
कि जो हमारा PMLA एक्ट है बेसिकली वो यहाँ पे 2005 में आया। तो 2005 से जो अगर पहले के केसेस होंगे तो 2005 से पहले के केसेस होंगे, अगर उन्होंने उस समय पैसा खर्च नहीं किया है तो कोई यहाँ पर केस नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पैसा 2005 के बाद में खर्च किया है तो उसके ऊपर केस होगा। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। देन उसके बाद नेवी के एफर्ट्स यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियनाइजेशन के ऊपर, GS पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। जो हमारी नेवी है वो यहाँ पे हमारे एफर्ट्स को, अपने आप के एफर्ट्स को बढ़ा रही है ताकि अपने खुद के प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ कर सके, तो नेवी का ये काम आप देख पाओगे। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, अभी आपको पता होगा, थर्ड पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट को लॉन्च किया था, इसको रिलीज़ किया था, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि 101 हथियार को हम अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे, किसी से परचेज नहीं करेंगे। उसी प्रकार से नेवी ने भी यहाँ पर एक स्टेप उठाया है। इन्होंने बोला हम बहुत सारे हथियार को खुद बनाने वाले हैं, हम किसी से परचेज नहीं करेंगे। और नेवी ये काम बहुत पहले से कर रहा है, जहाँ पर 3400 आइटम्स यहाँ पर ऑलरेडी इंडियनाइज कर चुका है। ठीक है, फिर यहाँ मैंने आपको बताया किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, DRDO के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद इंडियनाइजेशन होता क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ये हमने कवर किया। देन उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट को लेकर। इस आर्टिकल को भी आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था, जैसे मैंने आपको बताया एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को, और उनसे बोला है अपने जेल को आप मॉडर्नाइज कर लो, अपने जेल को मॉडर्न कर लो मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट के अंडर में। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर क्यों मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, तो उसके पीछे के रीजंस हैं। जैसे सबसे बड़े 3 इशू हैं, ओवर क्राउडिंग ज़्यादा हो चुका है, अंडर स्टाफिंग है, अंडर फंडिंग हो रही है, प्लस यहाँ पर काफ़ी सारे क्लैशेस देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पे एक स्कीम को लेकर आया गया था, एक प्रोजेक्ट को लेकर आया गया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट। ठीक है, जेल को मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोग पैसा देने वाले हैं। 2021 से लेकर 2026 के बीच में पैसा दिया जाएगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, और वो इन जेल्स को इंप्रूव कर पाएंगी। ठीक है, तो इन जेल्स को इंप्रूव करने का काम है, प्लस कैदियों को वापस से उसके अंदर एक इंप्रूवमेंट करने का काम करेगा ये पूरा प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने फेस्टिवल्स के बारे में जाना। आपको पता होगा रिसेंटली क्या हुआ, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बधाइयाँ दी हैं अलग अलग फेस्टिवल्स पर, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल न्यू फेस्टिवल बोलते हैं। इस आर्टिकल को आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर पाओगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने वैशाखी, विशु, पुथांडु, देन उसके बाद बोहाग बिहू और नववर्षा के बारे में पढ़ा था। तो ये कुछ आर्टिकल्स जो कि हमने कवर किए हैं अभी। आई होप आपका रिविजन भी हो चुका है। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।